आप अपना परिचय दीजिए पहले। राजन जी जोहार, मेरा नाम राजू मुर्मू है और मैं झारखंड संताल कोरेला दुमका जिला से हूँ और अभी मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ, प्राइवेट संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। आप मिशन 2018 के बारे में लोगों को बताइए। मिशन 2018 ये हमारे जैस आदिवासी युवा शक्ति करके एक छोटी सी युवाओं के एक वैचारिक संगठन है जिसमें बढ़ चढ़ करके हमारे युवा लोग अपने विचारधारा के द्वारा मिशन 2018 जो कि हमारा नारा है, उसमें हम कुछ विशेष आदिवासी समस्याओं को एज ए मुद्दा हम लोग सरकार के मार्फत रखना चाहते हैं। विषय बहुत हैं वहाँ पे। मिशन 2018 हमारे आदिवासी समाज के लिए बनाए गए जो कानून थे 1947 में, जो संविधान की पहली बैठक में जिन अनुसूचियों को वहाँ पे रखा गया था, विशेषकर 5वीं और 6वीं अनुसूची को, और ये इसलिए भी रखा गया था ताकि भारत के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले आदिवासी समाज के लोगों के लिए एक अपनी व्यवस्था के अनुसार, उनकी रूढ़िगत व्यवस्था थी, उसको वो शक्ति दी जाए। पर 70 वर्ष पूरे हो गए, संविधान में बने हुए कानून अभी भी उसी पुस्तक में दफन है और वो मुकम्मल नहीं हो पाया। कारण ये था कि जो जिम्मेवारी हमारे दोनों सदन को दी गई थी, हमारे प्रतिनिधित्व को, जिसमें से भारत के विभिन्न राज्यों के 48 विधायक और सांसद, जिनकी जिम्मेदारी वह थी कि वह अनुसूची 5 अनुसूची 6 के विषय में सरकार के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट कराए। बट वो विभिन्न विषयों पे बातचीत तो करते रहे, लेकिन जो आदिवासियों की जो कानून था उसको वो इम्प्लीमेंट कराने में नाकाम रहे। और ऐसा देखते देखते 2 से 3 पीढ़ी निकल चुकी है और हम इस तीसरी पीढ़ी में हैं। और हमें ये महसूस हुआ, हम युवाओं को ये महसूस हुआ कि जब हमारे प्रतिनिधित्व हमारे इस वैधानिक कानून को हमारे क्षेत्रों में लागू नहीं कर पाए, और वहाँ की जो मूलभूत समस्या है, मूलभूत समस्या क्या है? मूलभूत समस्या है वहाँ की शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य, विकास और जल जंगल जमीन। तो जल जंगल जमीन पे तो बहुत सारे कानून बने, लेकिन जो वहाँ के रहने वाले मूल जो बासिंदे थे वो इन सुविधाओं से वंचित रह गए, वरन विभिन्न कारपोरेट और कंपनियों के आगमन के कारण उन्हें अपने ही जमीन से छोड़कर भागना पड़ गया। तो इस वजह से हमारे जो शिक्षित युवा वर्ग थे उनको एहसास हुआ कि अगर हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँची सरकार के कानों तक, तो हम मिशन 2018 के द्वारा हम अपनी बात हम देश के सामने रखेंगे, जो कि 70 सालों से हमारे समाज के साथ जो अन्याय हुआ है, हम उसको सरकार के सम्मुख रखना चाहेंगे। और हमारा उद्देश्य किसी हंगामा खड़ा करना या कोई बवाल मचाना नहीं है, वरन जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको हम अधिकार के साथ हम उसको मांगना चाहते हैं, ताकि जो कानून अनुसूची 5 है वो हमारे क्षेत्र में पूर्ण रीति से लागू कराया जाए और वहाँ पर शांति कायम कराया जाए। जो विकास 70 वर्षों में रुका हुआ है, हम आने वाले समय में चाहते हैं कि अनुसूची 5 के माध्यम से वो अधिकार ग्राम सभा को मिले, वहाँ के लोगों को उसके जल जमीन और जंगल का जो फायदा है उसको वहाँ मिले। जो उस जमीन का, जो उस क्षेत्र के मालिक थे, आज वहाँ पे मजदूर बने हुए हैं, और जो बाहर वाले हैं वो वहाँ के मालिक बने हुए हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? ये आज से नहीं, 70 वर्षों से हम इस अध्याय को सहते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब हम 2018 के माध्यम से हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये अन्याय अब हम और ज़्यादा नहीं सहेंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे आदिवासी संगठन हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको आह्वान करता हूँ, उनको निमंत्रण देता हूँ कि मुद्दा एक है। हो सकता है कि कार्य करने का तरीका अलग हो, लेकिन 2018 मिशन ये हम आदिवासियों का है। तो अगर
मैं बड़ी हाथ जोड़ करके उनसे विनती करता हूँ, उन सारे संगठनों का 1000 से भी ज़्यादा संगठन है जो अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि 2018 में जय आदिवासी युवा संगठन के बैनर तले, जैसे जैस भी हम कहते हैं, जैस कोई ऐसी संगठन नहीं है, ये एक विचारधारा है, तो हम क्यों ना मिलकर के जैस के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। और सभी लोग जैस के ही बैनर तले आए या अपने संगठन के बैनर तले भी आ सकते नहीं, हैं? आप अपने अपने संगठन के बैनर तले आ सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जैस ने इस मुद्दा को उठाया है, तो जैस के बैनर तले भी आप लोग आए और अपने भी उसके तहत आ सकते हैं, अपने भी संगठन के तहत भी आ बिल्कुल आ सकते हैं। सकते हैं। मैं तो वेलकम करता हूँ उनका। मुझे बहुत खुशी होगी कि भारत के विभिन्न राज्यों के जो आदिवासी संगठन है वो आकर के, क्योंकि आप लोगों ने अब तक कितने राज्यों में वो इस फैला चुके हैं जैस के जैस की विचारधारा आंदोलन को? जैस की विचारधारा युवाओं को, मैंने आपको शुरू से बताया कि जैस की विचारधारा आदिवासी युवाओं की विचारधारा है, जो पढ़ लिख लिए हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कोई वकील है, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई प्रोफेसर्स हैं, और विभिन्न अच्छे अच्छे पदों में वो लोग कार्य कर रहे हैं, और उनको महसूस हुआ कि नहीं, अब बहुत हो गया। अगर हम पढ़े लिखे लोग, अगर हम अपनी संवैधानिक विषय की बात नहीं कर सकते तो हमसे निकम्मे और हमसे नकारा और कौन हो सकता है। तो हम अपने बाप दादाओं की इज्जत और सम्मान के लिए 2018 के मिशन को हम लोग चाह रहे हैं कि भारत के उन 10 राज्यों में जैस अपनी विचारधारा बड़े डंके के चोट पर फैलाया है। और मैं विशेषकर जैस के जो संस्थापक हैं डॉक्टर हीरालाल अलावा को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो मुहिम उठाई थी, उनके साथ और भी लोग थे जो अपने अपने राज्यों, विशेषकर मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी सर्वप्रथम। और यह विचारधारा धीरे धीरे चलते चलते ये दूसरे अन्य आदिवासी राज्यों में पहुँचा, जहाँ पर अनुसूची 5 का कानून लागू है, और जहाँ पर नहीं है यह लागू कानून बनी हुई है, उनको उसमें अनुसूची में डाला गया है। वैसे राज्यों में भी, जैसे बिहार के कुछ क्षेत्र के लोग भी हैं जहाँ पे हाँ, जहाँ पर जैसे जो एरिया 5वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो आदिवासी, वहाँ पर भी आदिवासी लोग रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग इस 5वीं अनुसूची को, चाहे इस आंदोलन को, मिशन 2018 को किस नज़र से देखते हैं? वो लोग कैसे सोचते हैं कि ये उनके लिए लाभकारी है, हितकारी है? वो कैसे आए, मैंने क्या सोच करके आए, उनकी क्या क्या वो मैंने उनके लिए आप लोग क्या करेंगे? सर मैं तो यही क्या क्या मांग कर रहे हैं? मैं तो ये मांग कर रहा हूँ कि आदिवासियों का जो अस्तित्व है वो जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है, और वो वैसे ही क्षेत्रों में आदिवासी रहते आए हैं। अपनी परंपरा को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को उन्होंने वहीं पे जीवित रखा, और वो अपने क्षेत्र में बड़े खुश थे। और आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद की स्थिति अगर देखें तो जो राज्य उस समय भाषा के आधार पर बने, तो उन राज्यों में भी हमारे आदिवासी समुदाय रहा करते थे, रहते हैं अभी भी। अभी और अन्य राज्य बने, जैसे कि बिहार से अलग होकर के झारखंड राज्य बना, तो विशेषकर इसलिए बना क्योंकि वो आदिवासियों का आंदोलन 1947 से जो चल रहा था, और एक अलग आदिवासी राज्य की मांग चल रही थी। उसमें सिर्फ झारखंड ही नहीं था, लेकिन झारखंड जैसे और भी विभिन्न राज्य थे, जैसे मध्य प्रदेश जिसमें बस्तर, छत्तीसगढ़ और बंगाल से सटे हुए कुछ क्षेत्र थे, उत्तर प्रदेश से सटे हुए कुछ क्षेत्र थे। तो ये आदिवासी समुदाय आने वाले समय में ऐसे हो गए, जब विकास नहीं होती है तो लोग अपने भरण पोषण के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं या चले जाते हैं। हाँ। तो ऐसे ऐसे करके कई ऐसे अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों में हालत ये हो गया कि उनकी संख्या धीरे धीरे करके कम होती चली गई, और जो ग्राम या जो आदिवासी गांव है, यहाँ की पारंपरिक व्यवस्था जिसको ग्राम सभा कहते हैं, उनकी बड़ी अनूठी अपनी व्यवस्था है। उसको अधिकार न मिलने के कारण वहाँ पर नगर पालिका का कानून वहाँ पे लागू किया गया, जबकि यह संवैधानिक था। अनुसूची 5 में ऐसा ही लिखा है कि वहाँ पर कोई भी नगर पालिका का शक्ति वहाँ पे कार्य नहीं करी है, वरन सारी शक्ति ग्राम सभा को दी जानी चाहिए थी। इसीलिए 1996 में एक कानून बना, पी पेशा का कानून बना था, जिसमें सारी शक्तियाँ जो विकास से संबंधित था, वहाँ की लैंड से संबंधित थी, वन उपज से संबंधित था, उनको शक्तियाँ दी जानी थी। पर पंचायत चुनाव के बाद
जो ग्राम सभा की शक्ति थी वो नग्न होकर के सिर्फ एक चुनाव और इलेक्शन में ही वो तब्दील होकर रह गया, जिससे हमारी आदिवासी अस्मिता पर बड़ा गहरा चोट पहुंचा है। अच्छा, ये जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, यह सिर्फ 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है या जो गैर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग आदिवासी लोग रहते हैं उनके लिए भी है? देखिए, अनुसूची 5 के अंदर में टीएसी यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की जो बात की गई है उसमें लगभग 20 सदस्य की आवश्यकता होती है। इसमें 14 अनुसूचित जनजाति के हैं और जो 6 होते हैं वो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं। तो टीएसी की स्थापना किसी भी ऐसे राज्य में बनाई जा सकती है, क्षेत्र में जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर अनुसूची 5 का कानून बनाया गया। अच्छा। तो किसी भी राज्य में कुछ लोग जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं मिल करके तो टीएसी की स्थापना कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं और उसको ट्राइबल कमीशन को अपनी रिपोर्ट पेश कर सकते हैं और उसकी कॉपी वो राज्यपाल को भेज सकते हैं। तो क्या आप लोग मिशन 2018 के माध्यम से ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल गैर 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए भी मांग कर रहे हैं? मैंने तो शुरू से कहा आपको कि ये ऐसा प्रावधान है कि आदिवासी नहीं, मेरे कहने मतलब आप लोग मिशन 2018 के माध्यम से ये भी मांग कर रहे हैं कि उन क्षेत्रों में भी लागू की जाए, बनाया जाए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। टीएसी ही तो है जिसके द्वारा हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। अच्छा। तो टीएसी कहीं भी बन सकता है और उनको ये राइट मिलना भी चाहिए। तो उसके तहत उन आदिवासियों को क्या फायदा होगा जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे बिहार हो गया? अच्छा, असम में जो है वहाँ पर टी ट्राइब हैं, चाय जनजाति, उनको अभी तक एसटी का दर्जा नहीं मिला है, तो वो लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं? देखिए, जो टी गार्डन के आदिवासी हैं उसमें मुंडा हो, संताल, खड़िया, बहुत सारे लोग हैं, उरांव समुदाय के लोग भी हैं। तो उनका पलायन किया हुआ झारखंड और बंगाल से गए हुए लोग जहाँ पर लगभग 150 साल हो गए। और मैं तो सोचता हूँ कि जिस प्रकार से डोमिसाइल नीति झारखंड में बनाई गई कि कोई भी व्यक्ति 30 साल से वहाँ पर रहता है, वो वहाँ पे अपनी शिक्षा 10वीं क्लास तक पूरी करती है तो स्थानीयता का हक उसको मिल जाता है। मुझे वहाँ के डोमिसाइल नीति के अंतर्गत क्यों ना इसी तरह का कानून असम में भी बनाई जाती, क्योंकि 1.5 साल तो बहुत होता है, 3-4 पीढ़ियां निकल चुकी हैं और उन्हें अभी तक उनका आदिवासी तो आदिवासी होता है, उसकी परिभाषा आप क्या देंगे? अगर वहाँ पर 150 साल से आदिवासी रह रहे हैं तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनको भी अनुसूचित जनजाति में ला करके, क्योंकि अगर एक झारखंड का अभी तक तो सरकार ने नहीं दिया है, सरकार तो अपनी जिम्मेदारी, लेकिन वहाँ मांग भी कर रहे हैं और उनके मांग को पूरे देश से समर्थन नहीं मिला है, या मिलता है कि नहीं मिलता है। लोग कई बार आते हैं जंतर मंतर पे, तो क्या आप लोग मिशन 2018 के माध्यम से उनकी मांगों को भी उठा रहे हैं क्या? देखिए, दबाव तो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जो असम की स्थिति है वहाँ पर जो लोग एज ए मजदूर के तौर पे वहाँ पे गए थे, अंग्रेजों ने उनको वहाँ पर एक मजदूर के तौर पे ले गया गया ताकि वो चाय बागान में काम कर सके एज ए मजदूर, एज ए लेबर। तो व्यक्ति जब किसी स्थान पर पलायन करता है तो वो अपने साथ भाषा, संस्कृति सब कुछ लेकर के जाता है। तो जब ये लोग झारखंड जैसे प्रदेश से वहाँ पर पलायन किए तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि उनको उसकी पहचान दी जानी चाहिए थी। अगर उनकी संख्या कम होती तो हाँ कह सकते हैं, बट उनकी सघन संख्या थी और वो लोग वहाँ पर जमीन लेकर के वहाँ पर रह रहे थे, तो उसकी पहचान मुकम्मल करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ के विधायक या सांसद ने क्यों नहीं इस पर कोई पहल करी, और ऐसी मजबूरी थी कि उनको एक झारखंड का संताल असम में जा करके, झारखंड का एक मुंडा या संताल उरांव असम में जा करके वो एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग में चला आता है। तो ये किस तरह की परिभाषा है? जो व्यक्ति इस भारत का मूल है वो अपनी पहचान की ही तरस गया है। अच्छा, एक बात बताइए, जो आप लोग 5वीं अनुसूची की मांग करें मिशन 2018 के माध्यम से, मूल मुद्दा यही है कि 5वीं अनुसूची। जी हाँ, बहुत त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि लेकिन 5वीं अनुसूची से ज्यादा पावरफुल है 6वीं अनुसूची। आप लोग 6वीं अनुसूची की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? 6वीं अनुसूची का जो संबंध है वो 5वीं अनुसूची के अंदर नहीं है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि 6वीं अनुसूची जहाँ पर आदिवासियों की संख्या 95% थी,
उनको ट्राइबल एरिया करके संबोधित किया और उसे अनुसूचित 6 के अंदर में रख करके उनको ऑटोनोमस काउंसिल का अधिकार दिया गया ताकि वो अपनी जो स्वशासन व्यवस्था उसको मजबूत कर सके। लेकिन 5वीं अनुसूची के अंदर में छोटे छोटे पॉकेट्स थे जिसमें जैसे झारखंड के अंदर में पूरा झारखंड आंदोलन के अंतर्गत पूरा स्टेट मिला, उसमें 15 से 16 स्टेट थे, 26 स्टेट राज्य जिला थे, सॉरी माफ कीजिएगा। उसमें से 14 से 15 ऐसे जिला है जिसको अनुसूचित के अंदर में रखा गया। तो उस क्षेत्र में थोड़े थोड़े हिस्सों में आदिवासियों की संख्या है, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि उनको अनुसूचित 5 का अधिकार दे करके उनको उनके विकास में उसकी सहायता मदद की जाए। जो एरिया अभी भी 70-80% जिस 5वीं सूची के बहुत सारे एरिया में 70 से 80%, 90% तक आदिवासी रहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का धार झाबुआ हो गया, उधर सिंहभूम हो गया, चाईबासा हो गया और दुमका भी हो गया झारखंड का। ये सब इलाके इसमें भी 80% 70% के आसपास आदिवासी रहते हैं। तो क्या इनको 6ठी अनुसूची के तहत करके और लागू करने की मांग नहीं कर सकते? 6ठी अनुसूची यहाँ पर देखिए, जब संविधान कहता है कि जब सघनता होगी जनसंख्या के आधार पर तो अनुसूची 6 बिल्कुल लागू किया जाना चाहिए और ऑटोनोमस काउंसिल बना करके उनको अपना स्वशासन उसके हवाले कर देना चाहिए। मिशन 2018 के तहत और आप लोग क्या क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, मिशन 2018 के साथ साथ बहुत तरह की बातें हैं, जैसे कल्चरल विषय भी है, भाषा भी है और वहाँ का जो जनजीवन का जो पिछड़ापन है उससे संबंधित शिक्षा भी है, ग्रामीण विकास भी है। अब कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर आज तक सड़क तक नहीं पहुँचा, पानी की ऐसी किल्लत है कि वहाँ के लोग 10 से 15 किलोमीटर पैदल जा करके वो पानी की व्यवस्था करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जिस सुविधाओं से, मूलभूत सुविधा से जो वंचित रह गया क्षेत्र, हम उन सारे विषयों को हम 2018 मिशन में रखना चाहिए। अच्छा, जिससे आदिवासी क्षेत्रों का विकास हो जाए। आप विश्वास कैसे करें मिशन 2018 में आंदोलन में आपका साथ देने के लिए? देखिए, 2018 मिशन मैं नहीं हूँ, 2018 का मिशन आदिवासी है, विषय आदिवासी है। ये उनकी लड़ाई है और त्रस्त हो चुके हैं 17 वर्षों से। तो अब मैं चाहता हूँ कि वो अपने क्षेत्रों से बाहर निकले, मुंह खोलना सीखें, बोलना सीखें और जो कुछ संवैधानिक अधिकार है सब कुछ है उसके अंदर में, तो क्यों ना उनको लेने में हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत थोड़ी है। हमें तो जाकर के उसको दबाव ये डालना है कि उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जो कुछ है उसके अंदर में आपने अभी तक दबा के क्यों रखा है? तो हम ये 2018 मिशन मेरा व्यक्तिगत मसला नहीं है, 2018 का मिशन पूरे आदिवासी समुदाय का विषय है और इसमें मैं सोचता कि कोई शर्म की बात नहीं है। अपने अधिकार को मांगना कोई शर्मनाक बात नहीं होती है। तो मैं तो यही इसके माध्यम से यही कहूँगा कि हमारे जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग शिक्षित हैं और जो अशिक्षित भी है, क्योंकि लड़ाई में शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। बात है कि आप कितना अवेयरनेस है, आपको अपने अधिकार के बारे में कितने जागरूक हैं। तो मेरा उद्देश्य तो ये भी है कि हम 2018 के माध्यम से हम अपने संवैधानिक अधिकारों को अपने क्षेत्रों में एक जागरूकता मिशन के तौर पे भी हम इसको फैलाएं ताकि लोग बहुसंख्यक में आकर के 2018 के मिशन को सफल बनाएं।